नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं राशि इंफ्राटेक, लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले को लेकर आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने सऊदी अरब से 11 श्रद्धालुओं के ठंड से मरने की अफवाह फैलाई। जैसे ही यह मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आई और उसने उक्त आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसके पासपोर्ट के निरस्तीकरण की कार्रवाई में जुट गई। मंगलवार को महाकुंभ को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई। इस पोस्ट के जरिए व्यक्ति ने लिखा कि कुंभ स्नान में ठंड लगने से 11 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। आपातकालीन ICU कैंप मरीजों से खचाखच भरे हैं। इस पोस्ट के फेसबुक पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। जांच पड़ताल में पुलिस को पता चला कि उक्त पोस्ट को फूलपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले राकेश यादव आजमगढ़िया द्वारा वायरल किया गया है। वह वर्तमान में सऊदी अरब में रहकर नौकरी करता है। SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि उक्त युवक फूलपुर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही उसके पासपोर्ट के निरस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 14 जनवरी 2025 को थाना फूलपुर अंतर्गत एक फेसबुक पोस्ट संज्ञान में आया, जिसमें यूजर राकेश यादव आजमगढ़िया द्वारा महाकुंभ में श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से ठंड लगने से मृत्यु होने की अफवाह फैलाई जा रही थी। इस सूचना का तत्काल खंडन किया गया और पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई सभी प्रचलित हैं। जांच करने से पता चला है कि ये व्यक्ति फूलपुर का रहने वाला है और वर्तमान में सऊदी अरब में रह रहा है। हम लोगों ने इसकी पासपोर्ट निरस्तीकरण की कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो जांच के आधार पर की जाएंगी। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचकर निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा के बाद दूसरे कुलपति के रूप में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के प्रोफेसर संजीव कुमार की नियुक्ति का आदेश जारी किया था। नए कुलपति ने बताया कि आगरा विश्वविद्यालय से MPhil और PhD करने के उपरांत आगरा विश्वविद्यालय में ही वह प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और लगभग 25 वर्षों के अध्यापन काल में उनके कई शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए, साथ कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में सहभाग किया। कार्यभार ग्रहण के बाद कुलपति ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास की दिशा में हर संभव कदम उठाए जाएंगे और जनपद के छात्र छात्राओं को नवीन शिक्षण एवं तकनीकी कला कौशल से युक्त कर उनके उज्जवल भविष्य की नींव तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय की प्रशासनिक कार्यक्षमता को चुस्त दुरुस्त कर प्रत्येक समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा और संबद्ध महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्टाफ से समन्वय स्थापित करते हुए विश्वविद्यालय को विकास के उच्चतम शिखर पर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। सर्वोच्च प्राथमिकता में विश्वविद्यालय से लेकर सभी संबद्ध महाविद्यालयों में एक अच्छा शैक्षणिक माहौल तैयार करना है, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप नई शिक्षा नीति के तहत पठन पाठन सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, मैं आगरा विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में मैंने प्रवेश लिया और उसके बाद मैंने वहीं से अपना मास्टर ऑफ फिलोसफी और PhD कंप्लीट किया।
उसके बाद मुझे आगरा विश्वविद्यालय में ही एक नियुक्ति मिल गई और मेरे का जो अध्यापन अनुभव है वो 30 वर्ष से ऊपर का है। मैं विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। इसके अलावा मेरे पास डीन एकेडमिक, डायरेक्टर IQAC, डायरेक्टर एडमिशंस, कुछ पार्ट समर पोर्टल का, स्वयं का और भी कई सारी चीज़ों का मैं वहाँ पर इंचार्ज रहा। मेरे पिछले दिनों के कार्यकाल में जब मैं IQAC का निदेशक था तो आगरा विश्वविद्यालय को A+ की ग्रेडिंग प्राप्त हुई। मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स में अपने व्याख्यान दे रखे हैं। हिंदुस्तान से बाहर लगभग 25 देशों में मैं अपने व्याख्यान दे चुका हूँ। 125 से ऊपर मेरे शोध पत्र हैं। कई शोध परियोजनाएं मेरे निर्देशन में चल रही हैं। मैंने अपने निर्देशन में अपने विभाग को UP सरकार से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोवाइड किया हुआ है। इन सब के अलावा विश्वविद्यालय के जितने भी एडमिशंस का पार्ट था वो मेरे पास रहा है काफ़ी सालों से। इसके अलावा विश्वविद्यालय का एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उसका मैं 2 साल निदेशक भी रहा। अपने डिपार्टमेंट का 2 बार मैं 3-3 साल के लिए हेड भी रहा और बहुत सारी कमेटीज का मैं मेंबर भी रहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब B.Ed के एडमिशन की प्रक्रिया को सेंट्रलाइज किया गया, ये बात है सन 2008-9 की, तो उस समय जो 2008-9 की जो प्रक्रिया थी उसका पूरी काउंसलिंग का स्टेट का कोऑर्डिनेटर मैं ही रहा और सफलतापूर्वक वो प्रक्रिया पूरी हुई। PhD के एडमिशन जो विश्वविद्यालय में बंद पड़े हुए थे उसके ऑर्डिनेंस को तैयार करके उनके एडमिशंस कराने का कार्य भी मेरे द्वारा किया गया। और कुल मिलाकर के ये मेरा छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय है। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया जी और इस विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, कि उन्होंने मुझ में विश्वास जागृत किया। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वचन दिया और मेरे को इस महान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया। मैं उनका आभारी हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो सपने उन्होंने देखे हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो हमारी सरकार की विचारधारा है, उन सभी विचारधाराओं को देखते हुए इस विश्वविद्यालय को हम आगे ले जाएंगे। सर, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी को और ऊंचाई पे ले जाने के लिए किस तरीके से आपने? देखिए, ऐसा है कि कोई भी विश्वविद्यालय के बारे में एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, दुनिया भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने मैंने देख रखे हैं और जिनकी रैंकिंग के बारे में अच्छी तरह से परिचित हूं, जब तक आपके विश्वविद्यालय की आवासीय इकाई से मेरा मतलब है कैंपस, जो रेजिडेंशियल कैंपस होता है, जब तक वो मजबूत नहीं होगा, वहां पर अच्छे छात्र नहीं होंगे, अच्छे पाठ्यक्रम नहीं होंगे, अच्छी टीचर नहीं होंगे, अच्छा शोध कार्य नहीं होगा, तब तक कोई भी विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरी पहली प्रायोरिटी में रहेगा कि इस विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हो, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो, टैक्स सेवी शिक्षकों की नियुक्ति हो और उसके साथ नए नए डिपार्टमेंट्स खोले जाएं, नए नए कोर्सेज खोले जाएं, ऐसे लोगों का चयन किया जाए जिनके मान सम्मान से इस विश्वविद्यालय का मान सम्मान बढ़े, ऐसे छात्रों का चयन किया जाए जो कि दिन रात मेहनत करके इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, एक बढ़िया प्लेसमेंट छात्रों का कराया जाए। तो कोई भी विश्वविद्यालय जब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक हम उनके छात्रों को और उनके कर्मचारियों का ध्यान रखें और शिक्षक अच्छा शोध कार्य और अच्छा शिक्षण कार्य न करें। पूर्व के विशेष आपने बहुत अच्छे कार्य किए थे, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और जो कॉलेज जिनसे संबद्ध है महाराजा सुहेलदेव से, उनको किस तरीके से वरीयता मिलेगी और ग्रोथ कैसे आएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, ये जो आज का बाजार है, ये बाजार बड़ा विचित्र बाजार है। जब तक आपके पास कुछ अच्छा नहीं होगा, जब तक आपके पास कुछ अच्छा दिखाने को नहीं होगा, तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते, कोई भी आपकी पहचान नहीं होगी और एक दिन दुनिया से आप मिटा दिए जाओगे। बहुत सारे ऐसे संस्थान खत्म हो गए जिन्होंने उत्तर प्रगति नहीं की, जिन्होंने अपने आप को अपडेट करके विद्युत निगम द्वारा चोरी को रोकने और बकायेदारों से बकाया की वसूली के लिए बुधवार को नगर के बदरका मोहल्ले में मॉर्निंग रेड की गई। इस दौरान टीम ने 200 घरों में कनेक्शन की जांच की। 6 लोगों को चोरी से बिजली का उपभोग करते हुए पकड़ा और बकाये पर 63 लोगों का कनेक्शन काटा। बताते चलें कि सरकार की ओर से OTS योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के दूसरे चरण का बुधवार को आखिरी दिन है। इसके बाद भी बड़े बकायेदार इस योजना का लाभ लेने से कन्नी काट रहे हैं। वहीं बहुत से लोगों द्वारा चोरी से बिजली का उपभोग किया जा रहा है, जिसे देखते हुए बुधवार की सुबह SDO उपेंद्र चौरसिया और JE अकबर अली के नेतृत्व में
टीम ने बदरका मोहल्ले में मॉर्निंग रेड की। इस दौरान टीम ने 200 घरों में कनेक्शन की जांच की। इसमें 6 लोगों को चोरी से बिजली का उपभोग करते हुए पकड़ा, जबकि 63 बड़े बकायेदारों का कनेक्शन विच्छेदन किया। साथ ही 25 घरों में पुराने मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाया गया। इस दौरान एसडीओ उपेंद्र चौरसिया ने बताया कि बकायेदार होने के बाद भी लोग ओटीएस योजना का लाभ लेने से कतरा रहे हैं। मेरी सभी से अपील है कि वह इस योजना का लाभ उठाएं और अपने बकाये का भुगतान करें। इसका दूसरा चरण चल रहा है और इसका आज आखिरी दिन है, तो उसके तहत आज मॉर्निंग रेड की गई, जिसमें लगभग 200 कनेक्शनों को चेक किया गया। 63 कनेक्शन बकाये पे काटे गए, 25 स्मार्ट मीटर लगाए गए और 6 विद्युत चोरी पकड़ी गई। तो सर, इस तरीके का अनवरत चलता रहेगा ये अभियान? जी बिल्कुल, एक ये प्रक्रिया है और मॉर्निंग रेड इसीलिए की जाती है ताकि चोरियां मिल सके या बकाये में विच्छेदित किया जा सके या मीटर में जो भी समस्याएं हैं उसको ठीक किया जा सके। उपभोक्ताओं को क्या संदेश दिया जा रहा है सर कि चोरी है? उपभोक्ताओं को ये बताया गया है कि हिदायत भी दी गई है कि उपभोक्ता अपने जो भी रजिस्ट्रेशन है ओटीएस में रजिस्ट्रेशन करा लें और ओटीएस का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। मंडलायुक्त विवेक ने शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने हेतु बुधवार को विकास भवन में स्थापित समस्त कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विभिन्न कार्यालयों में बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। मंडलायुक्त ने अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया तथा मुख्य विकास अधिकारी के साथ अपराह्न में अपने कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। उक्त के क्रम में निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहे अधिकांश अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मंडलायुक्त के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा, जिस पर उन्होंने उन अधिकारियों एवं को इस आशय की चेतावनी निर्गत किए जाने का निर्देश दिया कि यदि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी कतिपय अधिकारी एवं कर्मचारी अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुए, जिसमें डूडा कार्यालय के सीएमएम गोपाल राम, सीओ अमरीश यादव व सीएलटीएल अंकित कुमार पटेल, डीआरडीए कार्यालय के लेखाकार शिवमोहन सिंह, वरिष्ठ सहायक मनीष कुमार राय एवं कनिष्ठ सहायक अखिलेश कुमार गोस्वामी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के वरिष्ठ सहायक रमेश चंद, कनिष्ठ सहायक आशीष रंजन व पूजा राव सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग के विनय यादव, जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय विकास दल अधिकारी सुल्तान सिंह व उनके कार्यालय के कनिष्ठ सहायक रणधीर सिंह, ग्राम्य विकास विभाग स्वतः रोजगार के डीईओ विजय प्रकाश, लघु सिंचाई विभाग वरिष्ठ सहायक राजेश कुमार श्रीवास्तव व अशोक कुमार राय तथा पंचायती राज विभाग के डीसी, आईईसी, पीटी सिंह व लेखाकार मनोज कुमार यादव भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुए। मंडलायुक्त ने इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निरीक्षण तिथि का वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त कतिपय कार्यालयों में अनुपस्थित पाए गए वाहन चालक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भी उन्होंने स्पष्टीकरण तलब किया है। मंडलायुक्त विवेक ने अपने निरीक्षण से पूर्व विकास भवन के मुख्य द्वार को बंद कराया तथा क्रमवार समस्त कार्यालयों में उपस्थिति का जायजा लिया। बाल विकास एवं पुष्टाहार कार्यालय के निरीक्षण में प्रधान सहायक उपेंद्र राय द्वारा कर्मचारियों के संबद्धीकरण के संबंध में बार बार गलत जानकारी दिए जाने उन्होंने सख्त नाराजगी व्यक्त किया तथा अपनी ओर से उक्त कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने हेतु निर्देशित किया। मंडलायुक्त अपने कार्यालय में उपस्थित हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वयं समय कार्यालय में उपस्थित हों तथा अधीनस्थों की भी समय उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बुधवार को आजमगढ़ जिले में बसपा सुप्रीमो मायावती का 69वां जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। जिले के अंबेडकर पार्क में बसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आयोजन में बसपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करने से की गई। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे बहुजन समाज पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार की जा चुकी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। बसपा ने यूपी में अपनी 4 बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया था। अल्पसंख्यक, मुस्लिम, गरीब, किसान और मेहनतकश लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी। इन योजनाओं को सरकारें नाम और स्वरूप बदलकर अपना बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जातिवादी होने की वजह से यह काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि बसपा ही गरीबों, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और सर्व समाज की हितैषी है। बसपा को सत्ता में लाने के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें। कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी पूरी ताकत से निभाएं। बसपा में हर वर्ग के लोगों व कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान है। धर्म जाति के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बसपा अपने शासन में बगैर किसी भेदभाव के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नीतियों पर काम किया। उनके जन्मदिन पर बसपा के वक्ताओं ने मायावती सरकार के निर्णयों और उपलब्धियों को बताया। आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर हम लोग कोई न कोई हमेशा संकल्प लेते हैं। राम साहब जब जिंदा थे तो उसी समय से माननीय बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आर्थिक दिवस के रूप में वो मनाते रहे हैं। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी 1995 में जब मुख्यमंत्री बनी, तब से लेकर के अब तक हम बहन जी के जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और उनके जन्मदिन पर हम लोग यही संकल्प लेते हैं कि हम लोग संघर्ष करके गांव-गांव में बहुजन समाज के मिशन और मूवमेंट को, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया था, उसी मूवमेंट को लेकर के आज बहन जी चल रही हैं। तो हमारा मूवमेंट ये साबित करेगा जब हम बहन कुमारी मायावती जी को इस देश की शासन सत्ता पर काबिज नहीं करा देंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है कि दिल्ली की? यह उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बहन जी की जयंती मनाई जा रही है। शासन सत्ता को कहाँ बैठाएंगे, दिल्ली में कि लखनऊ में? हम दिल्ली में भी बैठाएंगे, लखनऊ में भी बैठाएंगे। आज लोग बहुजन समाज पार्टी को बहुत कमज़ोर मान रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी बहुजन समाज पार्टी की ताकत, जितनी भी इस देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सबसे मजबूत इनके पास ताकत है। जिन लोगों ने सत्ता बनाई है या कुछ उनके एमपी एमएलए चुने गए हैं, वह अकेले नहीं बल्कि कोई 10 दलों से गठबंधन किया है, कोई 20 दलों से गठबंधन किया है, कोई 31 दलों से गठबंधन किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ कर के वह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बहुमत हासिल किया है। 27 में बहन जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी? एकदम बिल्कुल। आज जो प्रदेश की हालत है,
जो देश की हालत है, जिन लोगों ने इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, आज वो लोग भी आज जो उनका कुशासन है उस कुशासन से ऊब गए हैं और सारे लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का शासन सबसे अच्छा था। बहन जी के शासन में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त थी। बहन जी के शासन में विकास का कार्य हो रहा था। बहन जी के शासन में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा था। तमाम सारी योजनाएं बहन जी, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो प्रदेश हो, इस लेवल पर उन्होंने विकास का भी काम किया है और लोगों को रोजगार देने का भी काम किया है। बुधवार को इनर व्हील क्लब आजमगढ़ के 30 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर इनर व्हील क्लब आजमगढ़ द्वारा हरबंशपुर आरटीओ मोड़ के तिराहा का लोकार्पण संस्था की चेयरपर्सन आशा अग्रवाल व एसपी ग्रामीण चिराग जैन के द्वारा किया गया। जिले की कोऑर्डिनेटर रुचि अग्रवाल, क्लब की अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, सचिव आर्य चंदेल, क्लब कोषाध्यक्ष मंजू अग्रवाल एवं रोटरी क्लब एवं इनर व्हील क्लब के मेंबर्स तथा शहर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर रोटरी क्लब के वरिष्ठ सदस्य अतुल अग्रवाल ने कविता के माध्यम से आशीर्वचन प्रस्तुत किया। पूर्व अध्यक्ष रुचि अग्रवाल ने कहा कि इनर व्हील तिराहा के निर्माण से जनमानस में चर्चा का विषय होगा कि इनर व्हील क्या है और आधी आबादी के इस तरह के प्रयास शहर को चतुर्मुखी विकास की एक नई दिशा देंगे। इस चौराहा के निर्माण में इनर व्हील कोऑर्डिनेटर रुचि अग्रवाल एवं रोटरी क्लब पूर्व असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन चंदन अग्रवाल के अथक प्रयास से यह शुभ दिन आया है। क्लब के सदस्यों एवं इस चौराहा के निर्माण में विशेष सहयोग के लिए रामेश्वर प्रसाद सर्राफ के रोटेरियन आशीष गोयल के योगदान की सभी ने सराहना की। रुकना है, ना टूटना है, ना झुकना है, अब बस आगे बढ़ना है, पाना है मंजिल को, जीना है ख्वाबों को और छूना है आसमान को। ये रुचि भाभी के लिए समर्पित है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और हमारे चंदन भैया के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। हौसले बुलंद करके रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मैं ये समर्पित करना चाहती हूँ। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, श्री कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, आजमगढ़ केमिस्ट एंड ड्रग्स संगठन के अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल एवं मंत्री रंजन राय, रोटरी क्लब के सचिव श्रेया अग्रवाल, अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष सतीश अग्रवाल, भाजपा पूर्व नगर अध्यक्ष विनय गुप्ता, समाज सेवी गोविंद दुबे, शंकर साव, इनर व्हील क्लब सदस्य, रोटरी क्लब के सदस्य एवं शहर के संभ्रांत नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम की संयोजिका इनर व्हील क्लब की पूर्व अध्यक्ष अमित लता सिंह रही। इस वर्ष 17 क्लबों की जिम्मेदारी कोऑर्डिनेटर के रूप में मुझे दी गई है, जिसमें इनर व्हील ब्रांडिंग के तहत यह इनर व्हील चौराहा का निर्माण हुआ और यह ब्रांडिंग से मुझे और क्लब के सभी मेंबरों को अपार जो है खुशी महसूस हो रही है। और ये आंतरिक खुशी होने पे जो भी इस जनमानस इस प्रयास करेगा ये इनर व्हील है क्या, इसको जानने की कोशिश करेगा ये तिराहा इनर व्हील है क्या, और इसी तरह इनर व्हील का चर्चा का विषय बनेगा और इनर व्हील चतुर्मुखी विकास होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह आजमगढ़ व्यस्तता चौराहा है। इस इनर व्हील चौराहा से अपने क्लब का नाम देश विदेश में रोशन होगा, क्योंकि यह एक इंटरनेशनल संस्था है। वो कोई और चिराग होंगे, वो कोई और चिराग होते होंगे जो हवाओं से बुझ जाते हैं, जो हवाओं से बुझ जाते हैं। हमने तो जलने का हुनर भी इन तूफानों से सीखा। आज ये जो चौराहा का निर्माण हुआ है इनर व्हील क्लब के द्वारा, जिसमें सभी का सहयोग रहा है और हमारे कोऑर्डिनेटर रुचि अग्रवाल जी ब्रांडिंग की हैं, जिनके तथक प्रयास से आज ये चौराहा का निर्माण हुआ है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनर व्हील ब्रांडिंग की गई है, इनर व्हील को लोग
जानते तो हैं, लेकिन आज ब्रांडिंग के द्वारा बहुत लोग जानेंगे और हमारे जो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट 312 का नाम हमारे इंटरनेशनल क्लबों में भी गिना जाएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रेसिडेंट प्रिया अग्रवाल जी का, सेक्रेटरी आर्या जी का और हमारे सभी इनरव्हील क्लब की बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसके स्पॉन्सर आशीष गोयल जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके द्वारा एक चौराहा का निर्माण हुआ है। और हम लोग के क्लब में यह सिखाया जाता है कि मित्रता को आप बढ़ाइए, सेवा करते रहिए और जो भी दीन दुखी हैं उनके आप सहायता करती रहिए। ये हम लोग का एक उद्देश्य है। प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक विजय बहादुर राय को उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद किया गया। कचहरी स्थित तमसा प्रेस क्लब में उनकी याद में एक आयोजन किया गया। यह आयोजन पत्रकारों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और उनके परिवारीजन के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक दैनिक देवव्रत के संपादक विजय यादव रहे, जबकि अध्यक्षता किसान नेता और वामपंथी चिंतक जयप्रकाश नारायण ने की। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में जयप्रकाश नारायण ने कहा कि विजय बहादुर राय ऐसे सोशलिस्ट थे जो निरंतर परिवर्तन की शक्तियों के साथ एकताबद्ध रहे। वे सोशलिस्ट सीमाओं को तोड़ते हैं और नए राजनीतिक विकल्पों की तरफ उम्मीद से देखते थे। उन्होंने कहा कि एक जमींदार परिवार से निकलकर नए सामाजिक निर्माण के लिए चल रहे राजनीतिक आंदोलन के द्वारा विजय बहादुर राय ने खुद को लोहिया और राजनारायण से जोड़ा। वे सड़क की राजनीति से अंत तक जुड़े रहे। जयप्रकाश नारायण ने उनके साथ अपने निजी और राजनीतिक संबंधों को भी साझा किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर विनय कुमार सिंह यादव ने उनको याद करते हुए कहा कि विजय बहादुर राय का नई पीढ़ी से भी उतना ही जीवंत संबंध था जितना अपनी पीढ़ी के साथ। उन्होंने याद करते हुए कहा कि आजमगढ़ फिल्म फेस्टिवल से उनके साथ रिश्ता बना और कब वह पितृवत संबंध में बदल गया। उनका व्यक्तित्व ऐसा था। वामपंथी नेता ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि विजय बहादुर राय हमेशा हिंदूवादी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ मुखर रहे और लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों के लिए हमेशा बड़े रहे। संस्कृतिकर्मी दुर्गा सिंह ने कहा कि विजय बहादुर राय ने अपना ईमान और आलोचनात्मक विवेक जीवित रखा, इसीलिए वे सत्ता की हर जन विरोधी नीति के खिलाफ मुखर रहते थे। इस स्मृति सभा में बोलते हुए सुमन कुमार सिंह ने उन्हें याद करते हुए कहा कि बचपन से उनके साथ रहने का, बैठने का अवसर मिला। इस आयोजन में नंदलाल यादव, जुल्फिकार बेग, रविंद्रनाथ राय समेत कई लोगों ने उन्हें याद किया। इसमें आनंद उपाध्याय, बाबर अशफाक खान, कल्पनाथ यादव, अनिल राय, सुधीर राय, सुभाष सिंह, यमुना प्रजापति, विनोद सिंह, हरिश्चंद्र यादव, पतिराम यादव, बुझारत यादव समेत कई वामपंथी, समाजवादी नेता, पत्रकार और उनके परिवार के लोग उपस्थित रहे। बहादुर राय जी अपने छात्र जीवन से ही समाजवादी जो जनसभा में जो उस समय संसोपा की युवा विंग थी उसके सदस्य के रूप में काम करना शुरू की जब वह BSc AG में पढ़ रहे थे। और उसी क्रम में उनका संपर्क उस समय राजनारायण जी के साथ हुआ, जो सोशलिस्ट आंदोलन के एक बहुत बड़ी हस्ती और बहुत बड़ा जनतांत्रिक व्यक्ति थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को पराजित किया, जो एक इतिहास है। तो उनके संपर्क में आए और फिर जीवन भर उनके को लेकर के उनके साथ जुड़े रहे और फिर समाजवादी आंदोलन के साथ लगातार सक्रिय रूप से उनके संबंध शायद ही कोई बड़ा से बड़ा समाजवादी नेता होगा देश का जिसके साथ न रहे हों। रवि राय रहे हों, मधुमय रहे हों, राजनारायण जी रहे हों, या साहित्य से संबंधित रामकमल राय वगैरह रहे हों, शाही जी रहे हों। इस तरह के सारे लोगों के साथ उनके गहरे रिश्ते थे और उनके बीच में उठना बैठना। जनेश्वर जी के साथ तो उनका रोज का उठना बैठना था। हमने लखनऊ में देखा था जब 5-7 लोग एक साथ ही रहते थे, भगवती सिंह और जनेश्वर मिश्रा, रमाशंकर कौशिक, ऐसे लोग, तो वह उसके साथ लगातार रहे और जीवन भर उसके लिए उसके पक्ष में रहे।
आज के दौर में उन्होंने धीरे धीरे जो आज का दौर है, जो जटिलता है, इसमें मैंने देखा कि उनकी एक प्रतिबद्धता थी लोकतंत्र के प्रति। भारतीय लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा दिख रहा है, जो चारों तरफ से हमला हो रहा है, इस बात को लेकर वो चिंतित थे। इसलिए इस दौर में उनकी समझ थी कि जो सरकार है उसके खिलाफ सारे लोगों को एक साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए और काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ उनकी यह है कि वह हम लोगों के साथ आजमगढ़ में एक गार्जियन के जैसे हो गए थे। हर आंदोलनों में, हर जगह हूँ। हम लोग को फिल्म फेस्टिवल जो यहाँ कमेटी बनाए उसके चेयरमैन थे, जन संस्कृति मंच था उसके कार्यकारी अध्यक्ष थे। इसी तरह से जो भी आंदोलन होता, कलवर्गी साहब की हत्या हुई हो या गौरी लंकेश की हत्या हुई, जब भी कोई जुलूस निकालना होता था तो उनको आगे रिक्शा पर बैठा के तब हम लोग पीछे चलते थे। तो भारत आजमगढ़ में लोकतंत्र के जो भी हमले कोई लोकतांत्रिक संस्थाओं पर होते थे, उसकी अग्रिम कतार के लिए वो हर समय अपने कुंवरी के साथ खड़े रहते थे। यह एक बड़ी शख्सियत थी। हम लोगों को भारी इसकी क्षति है उनके न रहने से। उनके व्यक्तित्व और उनका जो सामाजिक संपर्क था, इस शहर के हर पढ़े लिखे, संभ्रांत और व्यापारी जगत से जो संबंध था, वह एक अनूठा था और उसका आज अभाव है हम लोगों को। पिछले 1 साल से जब से वो नहीं है, लगता है कि हम लोगों का मानना यह है कि जो उनकी आखिरी इच्छा थी अंतिम समय में, वो चाह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र रहे, संवैधानिक जनतंत्र रहे और इस पर हमला अगर किसी भी तरह से हो रहा है, सामाजिक न्याय के सवाल पर या जिस पर भी कोई हमला हो रहा है, तो उसके खिलाफ एक संयुक्त लड़ाई होनी चाहिए। आज हम लोग आज इस उनके स्मृति दिवस पर हम लोग उनके इन्हीं विचारों को लेकर के आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इस तरह से एक बड़ा आजमगढ़ में भी और ऊपर के स्तर पर भी एक बड़ा जनता का, पार्टियों का नहीं बल्कि इस तरह की सारी लोकतांत्रिक शक्तियों का एकताबद्ध किया जाए, उन्हें एक मंच पर लाया जाए और एक साथ मिलकर लड़ा जाए, जिससे आज भारत के लोकतंत्र को, आज़ादी के मूल्यों को बचाया जा सके। आज हम लोग उनके इस प्रथम पुण्यतिथि पर यही संकल्प लेंगे और इसी दिशा में। जिलाधिकारी नवनीत सिन्हा चहल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख से ऊपर के समस्त निर्माण कार्यों तथा सीएम डैशबोर्ड की बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि नोडल अधिकारी द्वारा जो भी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है, उस रिपोर्ट के आधार पर सत्यापन कराकर निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण कराया जाए। यदि किसी भी परियोजना में कोई समस्या होती है तो उससे तत्काल अवगत कराया जाए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय तहबरपुर तथा बिलरियागंज में भूमि की उपलब्धता न होने के कारण कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि तत्काल संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें। पर्यटन विभाग के परियोजना प्रबंधक का स्पष्टीकरण मांगा गया, क्योंकि उनके द्वारा नहीं अपने विभाग की योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं की जा रही है और न ही बैठक में उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि सीएम डैशबोर्ड पर 1 करोड़ या उससे ऊपर की जो भी परियोजना है, उसका समय से पोर्टल पर फीडिंग कराना सुनिश्चित करें, जिसके अंतर्गत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भी फीड कराई जाए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है या विवादित हैं, उनके संबंध में स्वयं उपस्थित होकर सूचना उपलब्ध कराएं, जिससे उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जिला पंचायत राज अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया कि आप सभी लोग अपने परियोजनाओं में प्रगति बढ़ाएं। यदि अगले महीने में आपका ग्रेड ही आता है तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी अधिकारी अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को जो सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित हो रही हैं, की फीडिंग समय से कराएं तथा अपने अपने विभाग की योजनाओं की प्रगति गुणवत्ता परख कराते हुए सभी में ग्रेड A+ करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने विभागीय योजना परियोजनाओं में ई ग्रेड, डी ग्रेड, सी ग्रेड एवं बी ग्रेड प्राप्त करने वाले संबंधित अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यालय को गुणवत्ता युक्त तरीके से निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कराते हुए सीएम डैशबोर्ड पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने ए ग्रेड, ए+ ग्रेड आने वाले विभागों को अपनी ग्रेडिंग एवं रैंकिंग को प्रत्येक दशा में मेंटेन रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में रैंकिंग एवं ग्रेडिंग में गिरावट नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन ग्रामीण के कार्यालय की गति बढ़ाने एवं फीडिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने DCNRM को निर्देश दिए कि SHG समूहों को ऋण दिए जाने का अपडेशन कराते हुए रैंकिंग एवं ग्रेडिंग में सुधार लाया जाए। उन्होंने समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति को छात्रों के खाते में समय से भेजना सुनिश्चित करे तथा ग्रेडिंग में सुधार लाया जाए। जिलाधिकारी ने फैमिली ID बनाने एवं उत्कृष्ट श्रेणी के ग्राम बनाने में D कैटेगरी होने पर नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तत्काल संबंधित विभाग ग्रेडिंग में सुधार लाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 30 जनवरी से पहले फीडिंग अपडेशन कराना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिन्हा, पुलिस विभाग के अधिकारी सहित समस्त संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें।